है उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि मेरी उंगलियां ही हमें सिखाती हैं कि दुनिया में कोई भी बराबर नहीं है। गुड इवनिंग, मैं हूं मानव भदौरिया और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल कोरोना फिजिक्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस्ड इन ए बाउंडेड मीडियम या इन ए लीनियर बाउंडेड मीडियम। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं। हेडिंग लगाइएगा रेखीय बद्ध माध्यम में, रेखीय बद्ध माध्यम में अप्रगामी तरंग या स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव भी कह सकते हैं, स्टैंडिंग वेव इन लीनियर बाउंडेड मीडियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये बाउंडेड मीडियम क्या है या लीनियर मीडियम क्या है। देखो, लीनियर मीडियम या रेखीय माध्यम ऐसा माध्यम होता है जिसमें तरंग रेखीय पथ पर चलने के लिए बाध्य होती है। यानी लीनियर मीडियम इज ए मीडियम इन विच द वेव प्रोपोगेट अलोंग ए लीनियर पाथ। और बाउंडेड मीडियम क्या होता है कि जो बाउंड्रीज द्वारा घिरा हुआ हो। ठीक है, लीनियर मीडियम अगर इनफाइनाइट है तो वेव इनफाइनाइट टाइम तक संचलित होती रहती है, और लीनियर मीडियम अगर बाउंडेड है तो उस मीडियम की बाउंड्री से वेव का रिफ्लेक्शन होता है। बाउंड्री दो टाइप की हो सकती है, हम लोगों ने डिस्कस किया है क्लास में कि बाउंड्री या तो एक फिक्स बाउंड्री होगी या रिजिड बाउंड्री, या दूसरी टाइप की बाउंड्री कैसी थी, फ्री बाउंड्री या मुक्त बाउंड्री। तो जब रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्शन होता है तो फेज में चेंज कितना आता है, पाई का, और जब रिफ्लेक्शन फ्री बाउंड्री से होता है तो फेज में कोई चेंज नहीं आता है। फेज क्या होता है अगर नहीं सीखा अभी तक है तो वेव प्लेलिस्ट में जा करके फेज एंड फेज डिफरेंस वाला वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो लीनियर मीडियम क्या हो गया, ऐसा माध्यम जिसमें तरंग रेखीय पथ पर चलने के लिए बाध्य हो। और लीनियर बाउंडेड मीडियम का मतलब हो गया कि मीडियम बाउंड्रीज द्वारा क्या है, सराउंडेड है या घिरा हुआ है। अब हम मान लेते हैं कि जो मीडियम है बाउंड्रीज द्वारा घिरा हुआ है, उसकी एक बाउंड्री x इज इक्वल टू 0 पर है। एक बाउंड्री x इज इक्वल टू 0 पर है, और ये बाउंड्री रिजिड हो सकती है या फ्री हो सकती है। तो हम पहले सपोज कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू 0 पर जो बाउंड्री है लीनियर बाउंडेड मीडियम की, वो कैसी है, रिजिड बाउंड्री। इस बाउंड्री को हम ले रहे हैं, कैसी बाउंड्री है, रिजिड बाउंड्री है, रिजिड या फिक्स्ड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पर एक वेव इंसिडेंट कराते हैं। एक वेव हमने इस पर इंसिडेंट करा इस तरीके से। ठीक है, ये वेव आई और इस पर इंसिडेंट हुई। तो अब जो वेव रिफ्लेक्ट होगी, रिजिड बाउंड्री है तो फेज में चेंज कितना होगा, पाई का होगा। तो वेव जो रिफ्लेक्ट होगी वो जहां क्रस्ट बन रहा है, क्रस्ट बन रहा है, वहां क्या बनेगा, क्रस्ट बनेगा। इस तरीके से वेव इंसिडेंट हुई, ये इंसिडेंट वेव है, तो रिफ्लेक्टेड वेव इस तरीके से हो जाएगी। ये कैसी है, रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक, ये इंसिडेंट वेव हो गई ये वाली, और ये कैसी हो गई, रिफ्लेक्टेड वेव हो गई। ये इंसिडेंट है और ये वाली हमने रिफ्लेक्टेड ले लिया। ठीक, अच्छा सा बना लेना, थोड़ा अच्छा नहीं बना यहाँ पे, मान लेते हैं बन गया। ठीक, तो इंसिडेंट वेव के लिए वेव इक्वेशन हम लिखें, यानी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखें। प्रोग्रेसिव वेव के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हम लोग लिखा करते थे y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स या a sin ओमेगा t प्लस के एक्स। अगर x और t के कोफिशिएंट के साइन सेम है तो वेव नेगेटिव x डायरेक्शन में प्रोपोगेट होती है, और अगर x और t के कोफिशिएंट अपोजिट साइन के हैं तो वेव पॉजिटिव x डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो इंसिडेंट वेव है उसके लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हम लिख रहे हैं y i इज इक्वल टू a sin
ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी उसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, उसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक तो डायरेक्शन चेंज हो गई यानी एक्स का साइन चेंज हो जाएगा, दूसरा क्या है बाउंड्री है रिजिड इसलिए फेज चेंज हो जाएगा पाई का। तो रिफ्लेक्टेड के लिए जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी वाई आर इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स और प्लस पाई, क्योंकि बाउंड्री कैसी है रिजिड है, तो रिजिड बाउंड्री पर फेज चेंज कैसा होता है, पाई का फेज चेंज होता है। ठीक है, तो अब अगर साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रिफ्लेक्टेड वेव के लिए जो इक्वेशन आएगी वाई आर इज इक्वल टू ए माइनस लग जाएगा क्योंकि साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये रिफ्लेक्टेड के लिए इक्वेशन है, ये इंसिडेंट के लिए इक्वेशन है। तो क्या हम कह सकते हैं ये दोनों जब सुपर इम्पोज होंगी, जब इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव सुपर इम्पोज होगी तो क्या एक नई वेव बनेगी और वो वेव देखते हैं मीडियम में प्रोपोगेट होती है या नहीं होती है। अगर वो प्रोपोगेट होगी तो वो प्रगामी रहेगी यानी प्रोग्रेसिव वेव रहेगी, और अगर मीडियम में वो प्रोपोगेट नहीं होगी तो वो वेव कैसी होगी, स्टैंडिंग वेव होगी या स्टेशनरी वेव होगी। और आप देखेंगे कि देखो एम्पलीट्यूड इंसिडेंट का मैक्सिमम है जहां पर वहां मैक्सिमम पॉजिटिव है, रिफ्लेक्टेड का वहां मैक्सिमम नेगेटिव है, और 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है यानी एम्पलीट्यूड इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का सेम है, एनर्जी लॉस नहीं हो रही है। तो हम देखेंगे कि जब सुपर इम्पोज होंगी तो नेट डिस्प्लेसमेंट या नेट एम्पलीट्यूड किसी पॉइंट पे क्या होगा, मिनिमम एंड जीरो होगा, और हम कहेंगे कि वेव प्रोपोगेट नहीं हो रही है। यानी जो प्रीवियस लेक्चर था आपका BSc 1 नाम से होगा, उसमें देखो बताया था कि आपका स्टैंडिंग वेव जो फॉर्म होती है तो मीडियम के पार्टिकल SHM में होते हैं, ठीक है, वो आगे की तरफ वेव प्रोपोगेट नहीं हो रही होती है। तो ये दोनों जब सुपर इम्पोज होंगी तो अकॉर्डिंग सुपर पोजिशन प्रिंसिपल जो रिजल्टेंट वाई होगा, यानी वाई लिखे रिजल्टेंट, तो ये क्या होगा, इंसिडेंट के लिए वाई प्लस रिफ्लेक्टेड के लिए वाई का सम कर देंगे। जब वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो ये ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो यहां पर साइन सी और माइनस साइन डी ए कॉमन ले लेंगे और साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला अप्लाई करेंगे। हम क्या कॉमन ले लेंगे, ए कॉमन ले लेंगे, दिखाई पड़ रहा है आपको, ए कॉमन ले लेंगे और दिखाई नहीं पड़ रहा शायद आपको, ठीक है, अब दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा ना, ठीक है, अब दिख रहा आपको, ओके, यस आर नो जल्दी से कमेंट करिए, दिख रहा, दिख रहा। तो अब देखो क्या करेंगे हम यहाँ, इसमें से ए कॉमन ले लें, अगर यहाँ से ए कॉमन ले लें तो हमारे पास साइन सी माइनस साइन डी बनेगा, तो रिजल्टेंट वाई आ जाएगा। साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो जब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a साइन के एक्स और कॉस ओमेगा टी। आप ट्राई करके देख लीजिए, यही बचेगा, अगर यही बचे तो कमेंट करना यस, हम वेट कर रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि यही बचा, ठीक है। ठीक है, आ गया भाई सबका। तो y इज इक्वल टू आ गया, रिजल्टेंट हमारे पास 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, राइट, सभी के पास आ गया होगा, उम्मीद है।
ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि सबके पास ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, फ्रेमिंग थोड़ा एडजस्ट कर दें आपकी, शायद दिख नहीं रहा होगा, कुछ लोगों को दिक्कत हो रही होगी, अब शायद दिख रहा होगा, उम्मीद है अब शायद क्लियर दिखेगा। ठीक है, ओके। अब देखो क्या है हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू 2a sin kx cos ओमेगा। ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आ गया ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है, हम इसको यहां लिखे दे रहे हैं, बिग में सभी को दिखाई दे। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आया y इज इक्वल टू 2a sin kx cos ओमेगा t। अब देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो वेव सुपर इम्पोज हो रही है उनकी फ्रीक्वेंसी और जो वेव लेंथ है वही फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ जो रिजल्टेंट वेव बननी चाहिए उसकी होनी चाहिए। तो क्या आ रहा है, वो फ्रीक्वेंसी वही है और वेवलेंथ कहाँ मिलेगी, प्रोपोगेशन कांस्टेंट k में होती है, k इज इक्वल टू 2 पाई अपान लैम्डा होता है। फ्रीक्वेंसी ओमेगा में मिलेगी क्योंकि ओमेगा क्या होता है 2 पाई f, तो वही मिल रही है। इसका मतलब ये वेव जो है सुपर इम्पोज होने वाली वेव की रिजल्टेंट वेव है। ठीक है, तो अब हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखो जो ये है इतना, ये रिजल्टेंट वेव का क्या है, एम्पलीट्यूड है। रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है जो कि टाइम से फ्री है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा अगर साइन kx मैक्सिमम होगा, यानी हम कह रहे हैं कि फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव साइन kx शुड बी मैक्सिमम, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो यानी साइन kx कितना हो गया 1। तो यहां से हम कहते हैं kx इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 2n+1 पाई बाई 2। जब थीटा 1 होता है तो जब साइन थीटा 1 होता है तो थीटा होता है पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल, तो वही हमने लिख दिया, ये थीटा की तरफ लिख दिया, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल लिख दिया। ठीक है, यहां से हम क्या कह सकते हैं 2 पाई x अपान लैम्डा इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2, राइट। पाई पाई मर गया, यहां से x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ गया 2n+1 लैम्डा बाई 4, राइट। दिख रहा सबको दिख रहा होगा, ठीक है। यहां से x मिल गया आपको 2n+1 लैम्डा बाई 4। अब हम n इज इक्वल टू 0 1 2 3 रखें, यानी अगर हम क्या करें n इज इक्वल टू 0 1 2 डॉट डॉट रखें, तो यहां से देखो x क्या मिल गया, x इज इक्वल टू मिल गया आपको कितना लैम्डा बाई 4, 1 रखा यहां पर 3 लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा बाई 4, 7 लैम्डा बाई 4 डॉट डॉट। तो देखो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जिन पोजीशंस पर होगा वो पोजीशन क्या है, लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा बाई 4 डॉट डॉट। तो जिन पोजीशंस पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है आपका रिजल्टेंट वेव, यानी जो स्टैंडिंग वेव फॉर्म हुई है ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रॉम रिजिड बाउंड्री, तो इन रिजल्टेंट वेव जो स्टैंडिंग वेव फॉर्म करेगी, रिजल्टेंट वेव मतलब स्टैंडिंग वेव जो फॉर्म हुई है उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इन पोजीशंस पर है, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाले जो पॉइंट्स हैं या जो पोजीशंस हैं उन्हें हम कहते हैं एंटीनोड या पृष्ठपंथ। इसका मतलब है जब भी स्टैंडिंग वेव फॉर्म होगी रिजिड बाउंड्री पर इंसिडेंट एवं रिफ्लेक्टेड वेव के बीच, तो एंटीनोड बनेंगे लैम्डा बाई 4 पर, कहां से, बाउंड्री से। x है, x इज इक्वल टू 0 पर बाउंड्री है, तो x इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4 मतलब बाउंड्री से लैम्डा बाई 4 दूरी पर, 3 लैम्डा बाई 4 दूरी पर, 5 लैम्डा बाई 4 दूरी पे डॉट डॉट।
प्रीवियस जो वीडियो था BSc1 नाम से जो हमने अपलोड किया था, उसमें देखो हमने ग्राफिकली ये दिखा रखा है कि ये एंटी नोड्स बन रहे हैं जहां पर हैं, उनकी डिस्टेंस यही आती है वहां पे। तो इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ एंटी नोड, या इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं एंटी नोड्स या प्रस्पंद, मैक्सिमम विस्थापन के बिंदु। आप देखो नोट कर लीजिए इसको। एक चीज और यहां देख लीजिए, सक्सेसिव जो एंटी नोड्स हैं या जो क्रमागत प्रस्पंद हैं, उनके बीच की दूरी भी चेक कर लीजिए यहां से। इन दोनों का डिफरेंस लो λ/2, इन दोनों का डिफरेंस λ/2, इन दोनों का डिफरेंस λ/2, यानी सक्सेसिव एंटी नोड्स के बीच सेपरेशन कैसी होगी, λ/2 होगी। और ये सेपरेशन कभी भी चेंज नहीं होगी, चाहे रिफ्लेक्शन रिजिड बाउंड्री से हो या फ्री बाउंड्री से हो। हाँ, ये चेंज हो सकता है कि रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्शन के कारण एंटी नोड्स की पोजीशंस ये हैं, तो फ्री बाउंड्री से रिफ्लेक्शन के कारण एंटी नोड की पोजीशंस चेंज हो सकती हैं, बट सक्सेसिव एंटी नोड के बीच डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगी। वो कितनी होगी, λ/2। अब हम देखते हैं कि मिनिमम एम्पलीट्यूड कब होगा। तो ये मिनिमम होगा रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड अगर ये साइन kx मिनिमम हो जाए, अगर साइन kx क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। तो मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए रिजल्टेंट वेव की क्या होगा, साइन kx मिनिमम, और साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0। तो यानी मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए रिजल्टेंट वेव की साइन kx = 0 इंडिकेट kx = n पाई। जब भी साइन थीटा 0 होता है, थीटा n पाई होता है, तो यहां से क्या हम कहते हैं, k की वैल्यू रखें 2 पाई अपान लैम्डा इंटू x = n पाई। पाई पाई मर गया, यहां से x कितना मिल गया, x मिल गया n लैम्डा अपान 2, राइट, सही लिखा। अब देखो क्या करें, n हम रख लें, n = 0 1 2 डॉट डॉट, तो यहां से x कितना मिल जाएगा, 0 λ/2 लैम्डा 3 λ/2 2 लैम्डा डॉट डॉट। मतलब क्या हुआ कि जो मिनिमम एम्पलीट्यूड वाले यानी मिनिमम डिस्प्लेसमेंट वाले जो पॉइंट हैं, वो कहां मिलेंगे, x = 0 पर, मतलब बाउंड्री पर पहला मिलेगा। दूसरा मिलेगा बाउंड्री से λ/2 डिस्टेंस पर। तीसरा मिलेगा बाउंड्री से 2 λ/2 या लैम्डा डिस्टेंस पर। इसी तरीके से आगे मिलते चले जाएंगे। तो ये पॉइंट जहां पर डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है, इन पॉइंट्स को हम कहते हैं नोड्स या निष्पंद। तो निष्पंद कहां मिलेंगे, पहला निष्पंद बाउंड्री पर, दूसरा बाउंड्री से λ/2, तीसरा बाउंड्री से 2 λ/2, चौथा बाउंड्री से 3 λ/2 डॉट डॉट। अब देखो क्या इनके बीच यानी क्रमागत निष्पंदों यानी सक्सेसिव नोड्स के बीच डिस्टेंस कितनी है, सेपरेशन कितनी है, λ/2 दिख रहा होगा। इन दोनों का डिफरेंस λ/2, इन दोनों का डिफरेंस λ/2, ऐसे ही आगे। यानी सक्सेसिव नोड्स के बीच भी सेपरेशन कितनी है, λ/2, जो कि कभी भी चेंज नहीं होगी, चाहे स्टेशनरी वेव फ्री बाउंड्री से रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट के सुपरपोजिशन के कारण बने, या रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट के सुपरपोजिशन से निर्मित हो रही। लेकिन ये नोड्स कब मिल रहे हैं, पोजीशन नोड्स की कब है, जब रिफ्लेक्शन हो रहा है रिजिड बाउंड्री से। अगर रिफ्लेक्शन फ्री बाउंड्री से होगा तो ये पोजीशंस चेंज हो सकती हैं, बट सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव नोड्स कभी भी चेंज नहीं होता है। वो कितना रहता है, λ/2 मेंटेन रहता है। नोट कर लीजिए जल्दी से ये बातें, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब हम लेते हैं वेलोसिटी, देखते हैं कि किस पोजीशन पर पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। और देखो जिस पोजीशन पर पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, उस पोजीशन पर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो अब हम पार्टिकल की वेलोसिटी निकालते हैं और देखते हैं वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगी। इसको हटा दें,
रिजल्टेंट इक्वेशन हम लोगों ने लिखी हुई है, ये रिजल्टेंट इक्वेशन जो लिखी है इसको 1 नंबर दे देते हैं आपको, ठीक है। इसी की जरूरत पड़ेगी, हम प्रेशर निकालेंगे कि किन बिंदुओं पर प्रेशर मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो यहाँ यहीं से आगे बढ़ जाएंगे। तो वेलोसिटी के लिए क्या होगा, किस पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम है, इसके लिए हम क्या करें, जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आई है रिजल्टेंट वेव के लिए, यानी स्टैंडिंग वेव की जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। तो टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो जब टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या होगा, डेवर वाई अपॉन डेवर टी इज इक्वल टू 2a ओमेगा साइन के एक्स और cos ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी, ठीक है। डिफरेंशिएशन कर लिया टी के रेस्पेक्ट में, तो टी का कोफिशिएंट बाहर आ गया। ये जो इक्वेशन आई है इसमें जो ये टर्म है ये कहलाता है आपका वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, ये टर्म कहलाएगा वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, क्योंकि ये टाइम से क्या है, इंडिपेंडेंट है। और इस वेलोसिटी एम्पलीट्यूड की वैल्यू मैक्सिमम होगी अगर साइन के एक्स मैक्सिमम होगा, और मिनिमम होगी अगर साइन के एक्स क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। तो देखो क्या करें, हम कहेंगे फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी एम्पलीट्यूड साइन के एक्स इज इक्वल टू 1 या के एक्स इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, या यहां से हम लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, या x निकाल सकते हैं 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 4। अब हम n इज इक्वल टू 0 1 2 3 रखें, x की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो n इज इक्वल टू 0 1 2 रखने पर x हमें मिल गया लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा बाई 4 डॉट। क्या ये वही पॉइंट्स हैं या वही पोजीशंस हैं जहां पर एंटी नोड बनते हैं? गौर से देखिए, पहचानिए इनको। क्या ये वही पॉइंट्स हैं जहां पर एंटी नोड्स फॉर्म होते हैं? बिल्कुल सही पहचाना, ये वही पॉइंट्स हैं जहां पर एंटी नोड्स फॉर्म होते हैं। तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी उन पोजीशंस पर मैक्सिमम होगी पार्टिकल की जहां पर एंटी नोड फॉर्म हो रहे होंगे, या हम ऐसे कहें कि एंटी नोड्स आर द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। और जब मैक्सिमम वेलोसिटी एंटी नोड्स पर है तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी एंटी नोड्स पर, यानी जहां मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वहीं पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो काइनेटिक एनर्जी भी तो वही मैक्सिमम होगी, ठीक है। नोट कर लीजिए ये बात। अब वेलोसिटी एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा अगर साइन के एक्स क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, और साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0। तो मिनिमम वेलोसिटी एम्पलीट्यूड के लिए क्या होना चाहिए, मिनिमम वेलोसिटी एम्पलीट्यूड के लिए होना चाहिए आपका साइन के एक्स 0, यानी के एक्स होना चाहिए n पाई, यानी 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू x इज इक्वल टू n पाई। यहां से x मिल जाएगा n लैम्डा बाई 2, फिर आप रखेंगे n इज इक्वल टू 0 1 2 3 डाटा, तो यहां से x मिल जाएगा 0 लैम्डा बाई 2 2 लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 डॉट, ठीक है। और देखो गौर से, क्या ये वही पोजीशंस हैं जहां पर नोड मिलता है? तो वेलोसिटी कहां मिनिमम होगी, नोड वाले पॉइंट्स पर। तो नोड वाले पॉइंट्स पर वेलोसिटी हमें क्या मिलेगी, मिनिमम मिलेगी। तो काइनेटिक एनर्जी भी तो इन्हीं पॉइंट्स पर मिनिमम होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी कहां मिनिमम होगी, जहां पर नोड्स फॉर्म हो रहे होंगे, और मैक्सिमम कहां होती है, जहां पर एंटी नोड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। नोट करिए इसको जल्दी से। नोट कर लिया। अब हम देखेंगे कि प्रेशर किन पॉइंट पर
मैक्सिमम होगा और किन पॉइंट्स पर मिनिमम होगा। ठीक है, नोट कर लिया, निकाल दें। ठीक है, अब हमें देखना है कि प्रेशर किन पॉइंट्स पर मैक्सिमम है और मिनिमम है। ये सारी बातें तब हो रही हैं जब रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा है, रिजिड बाउंड्री से, और बाउंड्री कहां सिचुएटेड है, x इज इक्वल टू 0 पर, राइट। नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब देखिए, इसको मिटा दें। अब हम चेक करने जा रहे हैं कि प्रेशर किन पोजीशंस पर मैक्सिमम होगा और किन पोजीशंस पर मिनिमम होगा। मैकेनिक्स में पढ़ाया था बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के टर्म में जो प्रेशर दिया जाता है P इज इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन भी प्रूफ कराएंगे आपको, P इज इक्वल टू होता है K डेवर y अपॉन डेवर x। डेवर y अपॉन डेवर x क्या है आपका, y वर्सेस x ग्राफ का स्लोप है। डेवर y अपॉन डेवर x क्या है, y वर्सेस x ग्राफ का स्लोप है। ठीक है, तो क्या करें, इक्वेशन 1 को अगर हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लें तो डेवर y अपॉन डेवर x हमें मिल जाएगा। तो डिफरेंशिएट कर दीजिए इक्वेशन 1 को x के रेस्पेक्ट में। तो x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे तो हमें मिलेगा डेवर y अपॉन डेवर x इज इक्वल टू 2ak साइन का cos हो जाएगा, cos kx और cos ओमेगा t। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो साइन kx का हो गया cos kx और फिर ये x का कोएफिशिएंट बाहर आ गया। अब हम इस डेवर y अपॉन डेवर x की वैल्यू इस प्रेशर वाले फार्मूले में रख दें। टेंशन मत लेना, ये फार्मूला भी प्रूफ करना है आपका, ठीक है, जल्दी प्रूफ कराते हैं। तो ये आपका प्रेशर कितना मिल जाएगा हमें, ये वाला वैल्यू यहाँ उठा के रख दें तो प्रेशर मिल गया आपका, ये कैपिटल K है, या हम कह दें बल्क मॉडुलस को B से रिप्रेजेंट कर दें क्योंकि K प्रोपोगेशन कांस्टेंट यहाँ ले रखा है। तो इसको हम लिख सकते थे B डेवर y अपॉन डेवर x, B है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इस डेवर y अपॉन डेवर x की वैल्यू यहाँ फिट करेंगे तो प्रेशर आ जाएगा हमारे पास P इज इक्वल टू आ जाएगा 2BAK cos kx और cos ओमेगा। सही है, नोट कर लीजिए। इस इक्वेशन में इसको 2 नंबर दे दो, इस इक्वेशन में जो ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी कहलाती है प्रेशर एम्पलीट्यूड, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P इज इक्वल टू P नॉट cos ओमेगा t। क्वेश्चन नंबर 3 कह सकते हैं। इसमें जो P नॉट है ये क्या कहलाता है, प्रेशर एम्पलीट्यूड, जो कि टाइम से इंडिपेंडेंट है। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रेशर इक्वेशन इज, तो इस फॉर्म में, इस फॉर्म का मतलब इक्वेशन नंबर 3 के फॉर्म जैसी अगर इक्वेशन दी होगी तो वो प्रेशर इक्वेशन होगी। यहाँ पर साइन भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना कि अगर इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो जो रिजल्टेंट वेव है उसकी भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा ही होनी चाहिए। ये नहीं कि इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी ओमेगा थी और प्रेशर वाली इक्वेशन दी है तो वहां पर 2 ओमेगा लिखा हो, तो वो प्रेशर इक्वेशन रिप्रेजेंट नहीं करेगी। तो प्रेशर इक्वेशन इस टाइप की हो सकती है, थर्ड नंबर जैसे, ठीक है, कॉस भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है। अब देखो प्रेशर एम्पलीट्यूड में टर्म आया है आपका cos kx, x चेंज होने पर cos kx चेंज होगा। इसका मतलब है कि प्रेशर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, ये डिपेंड करेगा कि cos kx मैक्सिमम है या मिनिमम है। ठीक है, तो फॉर मैक्सिमम प्रेशर एम्पलीट्यूड हम क्या करें, cos kx को मैक्सिमम कर दें, इसको मिला दें, नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए हम क्या कर रहे हैं, cos kx को मैक्सिमम कर रहे हैं। For maximum pressure amplitude, for maximum
प्रेशर एम्पलीट्यूड cos kx should be maximum, मैक्सिमम कितना 1। यहां से क्या कह सकते हैं कि kx should be cos थीटा, जब मैक्सिमम होता है तो थीटा कितना होता है 0। 0 का मतलब आपका n पाई बोल दें। नोट करो क्या होता है। देखो cos 0 1 cos 90 होता है आपका 0, ठीक है। तो यहां पे क्या हम कह सकते हैं कि अगर मैक्सिमम प्रेशर एम्पलीट्यूड है तो cos kx की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो क्या अब हम कह रहे हैं कि यहां से kx कितना हो जाएगा, kx हो जाएगा आपका कितना 2n+1, kx हो जाएगा आपका 2n+1 π/2, नहीं kx हो जाएगा आपका n पाई। तो यहां से क्या हमें मिल जाएगा 2πx अपान लैम्डा इज इक्वल टू n पाई, या x इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें n लैम्डा अपान 2, और n इज इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट के लिए x मिल जाएगा 0 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 डॉट डॉट। क्या ये पॉइंट नोड वाले पॉइंट हैं? इसका मतलब है कि प्रेशर मैक्सिमम कहां होगा, नोड वाले पॉइंट्स पर। प्रेशर मैक्सिमम कहां होगा, नोड्स वाले पॉइंट पर। नोट करिए जल्दी से। अब देखो प्रेशर एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा, प्रेशर एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा अगर, ध्यान देखिएगा, अगर cos kx क्या हो जाए मिनिमम हो जाए, यानी फॉर मिनिमम प्रेशर एम्पलीट्यूड cos kx क्या हो जाना चाहिए 0। cos kx जब 0 होगा तो kx होगा 2n+1 π/2, यहां से हम लिखेंगे 2 पाई अपान लैम्डा k, यानी प्रोपोगेशन कांस्टेंट की वैल्यू इनटू x इज इक्वल टू 2n+1 π/2, यहां से x मिलेगा 2n+1 लैम्डा बाई 4। फिर हम कहेंगे फॉर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट x इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको लैम्डा बाई 4 3 लैम्डा बाई 4 5 लैम्डा बाई 4 कॉमा डॉट डॉट, राइट। क्या ये पॉइंट कौन से पॉइंट है, क्या ये पॉइंट एंटी नोड वाले पॉइंट हैं? बिल्कुल सही। एंटी नोड वाले पॉइंट्स पर प्रेशर क्या होगा, मिनिमम होगा। एंटी नोड वाले पॉइंट्स पर प्रेशर कैसा होगा, मिनिमम होगा। तो ये कहानी हम लोगों ने पढ़ी कब, जब रिफ्लेक्शन हो रहा है यहां से रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्शन हो रहा है, और बाउंड्री कहां मौजूद है, x इज इक्वल टू 0 पर। मीडियम कैसा है, बाउंडेड है। तो बाउंडेड मीडियम है, इसका मतलब एक बाउंड्री और कहीं होगी। तो जब रिफ्लेक्टेड वेव जो आ रही है, इतना नोट कर लिया, नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम हटाएं, दोबारा डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। तो अब x इज इक्वल टू 0 वाली बाउंड्री से रिफ्लेक्शन हो रहा था, मीडियम है बाउंडेड, इसका मतलब एक बाउंड्री में और ले लीजिए कहीं पर, और वो हम ले रहे हैं x इज इक्वल टू 0 से